हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी के एमसीक्यू करेंगे, मतलब पीवाईक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि ये जो चारों हैं वो डीपीएसपी में मेंशन है, पर हमें सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डिवाइड नहीं करता है डीपीएसपी को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी एज इट इज़ लाइन वाइज लिखे हुए हैं, पर वो डिफाइन नहीं करता है कि अच्छा ये गांधीयन प्रिंसिपल है या ये लिबरल प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं बताता है वो। ठीक है, ये हम अपने एकेडमिक कन्वीनियंस की वजह से हमने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, कि गांधीयन प्रिंसिपल है या लिबरल प्रिंसिपल है, जो भी उस हिसाब से, तो ये हमने अपने लिए किया है, ये हम लोगों ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स डीपीएसपी इन 3 डिफरेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड नहीं करता है डीपीएसपी को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इनको, इस क्वेश्चन को, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान देना ये चीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में मेंशन है, और ये जो है ना ये लिबरल प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। देखो कितना ओपन खुले विचार वाली चीज़ है ना कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए सबके लिए, सबका जो कानून है इनहेरिटेंस, मैरिज, उन सबका सेम यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये लिबरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल से इसका लेना देना नहीं है। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, या फिर इसमें इसका डिवीजन उसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आता है लिबरल प्रिंसिपल में। देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे कि लिबरल जो है वो थोड़ा सा जैसे उच्च विचार वाले लोग। ठीक है, और जो गांधीयन प्रिंसिपल है यानी जो गांधी जी कहते थे उनसे इंस्पायर्ड है। ठीक है, और जो थर्ड वाला है वो है सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, सोशलिस्ट। ठीक है, जो सोशलिस्ट पैटर्न पे बात करेगा वो सोशलिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लिबरल्स की बात करता है, यानी थोड़े खुले उच्च विचारों की बात करता है, तो ये जो है वो लिबरल में आएगा। तो यानी फर्स्ट तो हटा ही दो, तो स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट हटाया तो हमारा आंसर अपने आप आ गया, सेकंड एंड थर्ड। फिर भी हम चेक करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, तो आपको हमेशा से पता है कि गांधी जी हमेशा विलेज पंचायत की बात करते थे कि लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये तो आप बिना सोचे समझे सेकंड वाला तो ऐसे ही टिक करोगे। अगर आपको सेकंड वाला भी पता होगा तो पहले आप थर्ड को एलिमिनेट करना, तो उस हिसाब से आप भी कर सकते हो। अब देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। हमेशा गांधी जी बात करते थे कि लोकल लेवल, रूरल लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए। इस विवाद भी होता है इस मामले में कि नेहरू जी ने कहा था कि बिग इंडस्ट्रीज होने चाहिए तो सिटीज़ में होना चाहिए, और गांधी जी ने बोला था कि रूरल एरियाज पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके इनका सीन भी चलता है। तो उस हिसाब से कि आपको इतना गांधी जी के बारे में पता होगा तो आप इसको ईजिली कर लोगे कि ये जो गाँव के बारे में या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज पंचायत, इनके बारे में जो बात की है वो गांधी जी ने की है। तो यानी सेकेंड और थर्ड तो फॉर श्योर होगा। तो इसको अगर आप इस हिसाब से एलिमिनेट करोगे तो देखो, जैसे सेकंड और थर्ड जहाँ होगा उसको रखेंगे हम सिर्फ, इसमें सेकंड थर्ड नहीं है तो इसको हटाएंगे, इसमें सेकंड थर्ड नहीं है इसको हटाएंगे, इसमें और इसमें सेकंड थर्ड है। ठीक है, तो अब आपको फोर्थ और देखो एक बारी, सिक्योरिंग ऑफ ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। यानी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रीजनेबल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, उनको फ्री टाइम भी मिलना चाहिए। ये जो उनके बारे में, उनके जो वेलफेयर की बात है वो सोशलिस्ट पैटर्न में की जाती है। जो वर्कर्स है उनके बारे में जो बातें होगी वो सोशलिस्ट पैटर्न में होगी। अरे बात समझ में, तो ये वाला सोशलिस्ट था, ऊपर वाला लिबरल था, तो इस हिसाब से आप इसको एलिमिनेट करके सेकेंड एंड थर्ड को टिक करोगे। अरे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान देना, बियरिंग ऑन एजुकेशन। थोड़ा बहुत भी अगर इन प्रोविजंस में से किसी ने एजुकेशन के बारे में लिख भी दिया होगा तो वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। बियरिंग, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कंपल्सरीली कुछ ना कुछ एजुकेशन का एनहांसमेंट हो या नहीं, सिर्फ बियरिंग। थोड़ा बहुत भी लिखा होगा ना, ये वर्ड्स को ध्यान दे के पढ़ना होता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो डीपीएसपी में रूरल एंड, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, रुको। अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उसके अंदर मेंशन है जैसे एजुकेशन के बारे में, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। ये देखो ये जो है ये शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनसे रिलेटेड है 5th और 6th
तो इसमें कहीं ना कहीं मेंशन होगा ना बियरिंग ऑन एजुकेशन, और 7th शेड्यूल में तो है ही वो लिस्ट जो डिवाइडेड है उनमें, और उसके बाद में रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज पंचायती राज उसमें भी मेंशन होगा। तो बियरिंग ऑन एजुकेशन यानी थोड़ा बहुत भी अगर एजुकेशन पे इम्पैक्ट जा रहा है, थोड़ी बहुत भी बियरिंग है तो उस हिसाब से, तो ये बियरिंग बहुत ही वाइड टर्म है। जैसे वर्ड होता है ना इन्फ्लुएंस, कि थोड़ा बहुत भी मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछो मेरे से कि भाई मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ क्या, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंशियल होगा ही। तो इन्फ्लुएंस बहुत छोटा सा ऐसे है कि मतलब थोड़ा सा भी कर रहा होगा ना तो भी ये स्टेटमेंट अपन सारे ठीक करेंगे। इसकी जगह इन्फ्लुएंस होता ना तो भी अपन सारे ठीक करते, ठीक है। तो इसमें 5 स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। बियरिंग ऑन एजुकेशन, थोड़ा बहुत भी एजुकेशन पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हिंदी में समझो इसको कि थोड़ा बहुत भी एजुकेशन पे प्रभाव, तो चारों पांचों में से भी होगा ना तो भी चलेगा। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बताना है हमें, अपने विचारों को यहाँ पे नहीं लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विचारों को व्यक्त करना है। कौन सा इनमें से फंडामेंटल है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के गवर्नेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों। अब ध्यान देना इस चीज़ पे, गवर्नेंस यानी सरकार के लिए, राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं, ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए हैं, गवर्नेंस यानी सरकार देश चलाने के लिए क्या काम आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट्स को कि आप कैसे काम करो। नाम से समझ आ रहा है कि गवर्नेंस में क्या काम आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करेंगे स्टेट्स को कि आप ऐसे वर्क करो या ऐसे नहीं करो। अरे बात समझ में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है उसका प्रमोशन इनमें से कौन से पार्ट में मेंशन है। अरे बात समझ में, तो ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अगर आपने पढ़ा होगा सारा, देखो जैसे प्रियम्बल है तो उसमें नहीं मेंशन है, उसमें इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है। ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है, इंटरनेशनल नहीं है प्रियम्बल में कुछ, तो इसको हटाओ। दूसरी चीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ऐसा कुछ नहीं है, और जो 9th शेड्यूल है उसमें तो हटाई दो, उसमें तो अपने लैंड रिफॉर्म्स और उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, मतलब 2014 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप 2 चीज़ में हो सकते थे, या तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में या डीपीएसपी में। ठीक है, पर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको ईजिली कर पाओगे डीपीएसपी, और ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने एग्जाम में। ठीक है, इसी से कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अरे बात सोच में। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीपीएसपी। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमें बताना है द प्रिंसिपल स्पेल आउट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, कि जो डीपीएसपी जो प्रिंसिपल्स है वो बात करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखो। जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर है आर्टिकल 44 जो हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये अभी तक आया नहीं है यूनिफॉर्म लेवल पे पूरे इंडिया में, विच मीन्स कि अगर इसका कोई बियरिंग नहीं है, मतलब इसको कोर्ट में नहीं जा सकते हो आप कि हमारे पास ये डीपीएसपी में दिया हुआ है, हमें ये राइट नहीं मिला या हमें ये सरकार ये काम नहीं कर रही है तो आप उसको जल्दी लागू करो, जैसे यूसीसी है। ठीक है, तो वी कांट अप्रोच कोर्ट, हम कोर्ट के पास जाके नहीं बोलेंगे कि यूसीसी क्यों नहीं लगा रहे हो, डीपीएसपी में मेंशन है, नहीं, इनकी कोई बियरिंग नहीं है। ठीक है, इनके ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में कि अगर आपका डीपीएसपी आपको नहीं मिल रहा है या डीपीएसपी वॉयलेट कर रही है सरकार, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो यू कांट अप्रोच कोर्ट्स। ठीक है, इसमें देखो 2 कैच होता है, एक तो ये कि अगर ये अपने आप से नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, जैसे यूसीसी नहीं लगाया गवर्नमेंट ने इंडिया लेवल पे, तो आप अप्रोच नहीं कर सकते हो कोर्ट को कि भाई डीपीएसपी में मेंशन है और फिर क्यों नहीं किया सरकार ने, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट को किसी भी कोर्ट में कि भाई डीपीएसपी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, मतलब डीपीएसपी के जो अंदर प्रिंसिपल्स है वो क्यों नहीं माने जा रहे हैं। ठीक है, तो वी कांट अप्रोच कोर्ट, सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज़, अगर कोई कानून आया है, ठीक है, कोई लॉ आया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सडनली जो पार्लियामेंट है, लाएगा नहीं वैसे, पर अगर ले आए कि अंबानी जो है, अंबानी जी के पास बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है, तो उनके पास अगर 50 करोड़ है और इनका हम 10% सब में बांट रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि 50 करोड़ अगर इधर उधर हो रहा है उनका तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम इंडिया में बांट रहे हैं, तो उससे ऐसा सडन कोई एक्ट ले आए कि जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है वो सब में बांट दो, तो आप अंबानी जी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में, तो ये उस हिसाब से, तो कोई जो एक्ट आएगा उसको अपेल्ड किया जा सकता है कि भाई ये डीपीएसपी को प्रूव करा या डीपीएसपी में ये मेंशन है इसलिए हम लोग लेके आए। जैसे अगर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए हम लोग,
ठीक है। आज अगर हम लोग यूसीसी ले आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कोई ये नहीं कह सकते कि क्यों लाए हो, क्योंकि ये डीपीएसपी में मेंशन है, तो ये जस्टिफिकेशन डीपीएसपी से आएगा। ठीक है, पर अब हम नहीं अप्रोच कर सकते कोर्ट को ये यूसीसी क्यों नहीं लागू किया अभी तक। ठीक है, पर अगर सरकार ला रही है तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई डीपीएसपी में मेंशन है इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। अरे बात समझ में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है कि जो प्रोविजंस कंटेन इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कोई कोर्ट नहीं कह सकता कि आपने मेंशन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो वो एनफोर्सेबल है। अगर मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट होगा तो मैं अप्रोच करूंगी कोर्ट्स को, पर अगर डीपीएसपी में कुछ लिखा है और वो नहीं हो रहा है तो आई कांट अप्रोच द कोर्ट्स। अरे बस समझ में। तो ये है इसका, ये वाला बिल्कुल ठीक है। ये वाला और बता देती हूँ कि ये स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक। ऑफ कोर्स सी बात है कि सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। इकोनॉमी यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, सोशियो यानी जैसे वर्कर्स वगैरह की बात कर रहा है, तो ये इस बारे में भी वर्क करता है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यानी बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट हियर। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन। वेलफेयर स्टेट की बात या वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से कौन सी पार्ट में मेंशन है। ठीक है, कि इस ये फुलफिल कर लो फिर अपना जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। प्रियम्बल में तो सिर्फ उसमें किस बड़े बड़े रूप में ऐसा लिखा हुआ है। जैसे प्रियम्बल में क्या होता है कि डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब डिटेलिंग नहीं है। ये सब कहाँ है, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो अगर हम फुलफिल करेंगे तो जो हमारा स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो सारी स्टेट्स के बारे में पॉजिटिव बातें लिखी हुई है कि कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करो, वर्कर्स के लिए ये काम करो, उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, इंटरनेशनल लेवल पे तुमको वर्क करना चाहिए, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है उनको हटाओ, या एनवायरनमेंट के लिए वर्क करो। तो जो भी है वेलफेयर स्टेट के बारे में वो सब डीपीएसपी में मेंशन है। अरे बात समझ में। 7 शेड्यूल में तो सिर्फ डिवाइड है, 3 लिस्ट बना दी, उससे कोई वेलफेयर स्टेट के बारे में नहीं आता, वो तो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए है, वेलफेयर स्टेट्स कैसे बनेगा, सिटीजन्स को सिर्फ राइट देने से नहीं बनता है। ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज दोनों होने चाहिए। और जो प्रियम्बल है उसमें तो सिर्फ वाइड टर्म्स में या मतलब शॉर्ट टर्म्स में लिखा हुआ है, तो उसको अपन नहीं कह सकते हैं, तो डीपीएसपी इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में। ये याद ही कर लो, ये वाला जो वर्ड है ना वेलफेयर स्टेट किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखो, which principles among the following was added to the directive principle of state policy by 42nd amendment of the constitution। मतलब डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट से इनमें से क्या ऐड किया गया था। अरे बात समझ में। देखो, अगर आप पॉलिटी कर चुके हो तो आपको पता होगा कि 42nd जो अमेंडमेंट है उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें ये जो अमेंडमेंट है इसे बहुत चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब देखो इनमें से क्या क्या था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, कि इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये पहले से था, ये अमेंडमेंट से नहीं आया है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये वाला अमेंडमेंट है, मैं बताती हूँ कैसे, ध्यान से देखना। इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। जो 42nd अमेंडमेंट है ना, उससे 4 चीज़ें लेकर आए थे। ठीक है, पहली बात तो ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में आया था, तो आप इसको ऐसे याद रखना। एक तो इन्होंने लीगल एड, जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री लीगल एड का जो प्रोविजन है 39A, उसमें वहाँ ऐड किया था कि जो लीगल एड है वो फ्री में मिलेगी, कि कोई गरीब है उस वजह से उसको न्याय ना मिले ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लीगल एड। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना कि इंदिरा जी ने लीगल एड के बारे में बात की थी, वो चाहे कितने भी लॉ खराब करे थोड़े, उससे मतलब नहीं कि पर लीगल एड देना जरूरी है। अरे बात समझ में। दूसरा, चिल्ड्रंस की हेल्थ के बारे में, उनको बच्चे बहुत पसंद थे, ऐसा याद करो कि उनके पापा को बच्चे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने चाइल्ड के हेल्थ के बारे में बात की। लीगल एड, चाइल्ड की हेल्थ, मतलब जो डीपीएसपी में लाए थे मैं उनका बता रही हूँ। और एक उन्होंने किया था एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट के लिए, मतलब उनको पेड़ पौधों से लगाव था, बच्चों से लगाव था, लीगल राइट्स, और एक और उन्होंने किया था डीपीएसपी में ये वर्कर्स वाला। अरे बात समझ में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि उस टाइम इलेक्शन चल रहे होंगे तो उनको वोट वगैरह चाहिए थे, तो उन्होंने सबको अपने अंडर लिया, फॉरेस्ट को, लीगल एड को, चिल्ड्रंस को और वर्कर्स को। ठीक है, उस टाइम वर्कर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। देखो, जो अपना बॉलीवुड है या जो मूवी का जो सिनेमा जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है उस टाइम की सोसाइटी को। ठीक है, जैसे आपने अमिताभ बच्चन की मूवीज़ देखी होगी, वो जिसमें वो वर्कर्स के लिए स्ट्राइक वगैरह करता है, उस टाइम ये मूवीज़ बहुत हिट होती थी।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम वर्कर्स का जो था वो रोल बहुत, मतलब उस टाइम सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही थी, मतलब वर्कर्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, वो स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से ये प्रोविजन लाया गया था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था। नेक्स्ट देखो, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, नहीं ये नहीं है, पहले से है। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस टू ऑफ वर्क, एक सेकेंड, टू वर्कर्स, ध्यान देना इस चीज़ पे। देखो ये पहले से हमें पता है, ये पहले से हमें पता है, अब वो यहाँ कंफ्यूज करेगा कि वर्कर्स का तो ये भी है और वर्कर्स का ये भी है, यानी होगा तो वर्कर्स में से। दूसरी चीज़ ये कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप में है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये वाला अमेंडमेंट से आए, ये पहले से था कि लिविंग वेज दो, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, तो बेसिक सी चीज़ है ना, जो वर्कर काम कर रहा है उसको लिविंग वेज मिलना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए वर्क की। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स है, पर ये थोड़ा ज़्यादा वाइड है, ये अमेंडमेंट से आया है कि जो वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए किसमें, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। अरे बात समझ में। अब देखो इसको हमने डिटेलिंग में किया, 42nd अमेंडमेंट से 4 DPS पे आए थे, लीगल एड, चिल्ड्रन की हेल्थ, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5th वाला, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान देना, फिर से अपना दिमाग, अपने घटिया दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बारे में पूछा है कि जो DPSP है उनमें से लिमिटेशन किसके ऊपर है, मतलब अगर DPSP बना दिए, ठीक है, तो ये जो DPSP है वो किसको लिमिट करता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस है कि गवर्नमेंट राइट टू इक्वालिटी मेंटेन करके रखेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को लिमिट करता है, जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो गवर्नमेंट को लिमिट करता है। एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि जो DPSP है वो किस पे लिमिट करता है, लिमिटेशंस किस पे लगाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ध्यान दो ये दोनों पे लिमिटेशन नहीं लगाता है। ये देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2017 में ये पूछा था, देख हमने ऊपर अभी पढ़ के आया ना, ये देखो, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, 2015 में आया, सेम इसी चीज़ का रिपीटेशन है, ये थोड़ा डीप में है, बस 2 साल बाद पूछ लिया। इसमें ये किसी पे भी लिमिटेशन नहीं लगाता है, ये स्टेट को फोर्स नहीं करता है, ना लेजिस्लेचर को ना एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, कि तुम्हें इसमें DPSP में मेंशन है और तुम्हें ये लागू करना ही पड़ेगा, ये कोई कंपल्जन नहीं है। और ये कंपल्जन क्यों नहीं है, इसकी वजह भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपल्जन भी तो कर सकते थे, तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपने पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, अपने पास अपना जो स्टेट है उसके पास इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो DPSP के में जो लिखा है वो सब लागू कर दे। अरे बात समझ में, इसलिए हम लोग ने इसको वो नहीं किया कि भाई ये लिमिटेशन लगाएगा या कंपल्जन है इसको, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो इसको फुलफिल करना है, कंपल्शन है, ये वॉयलेट होगा तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, पर DPSP वॉयलेट होगा तो हम कोर्ट्स के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपल्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट्स के पास इतना रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन नहीं है, ना इस पे है ना इस पे है। ठीक है, ना ये सोर्स ऑफ पावर है या ना ये लिमिटेशन है, इससे कोई नई पावर नहीं मिल रही है। देखो ना तो ये पावर दे रहा है ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, जो DPSP है ना तो वो पावर देता है कि तुम सो एंड सो लॉ बनाओ, तुम्हारे ऊपर कंपल्शन है, ना ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि तुमने ये क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो जो ना लेजिस्लेचर पे ना एग्जीक्यूटिव पे किसी पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, ना इधर 1 और 2। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स, ये देखो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, वेलफेयर स्टेट, एक सेकेंड अभी बताती हूँ मैं आपको, वेलफेयर स्टेट DPSP कौन से वाले ईयर में, 2020 में, और अभी हम करके आए थे, मैंने बोला था इसको याद रखना, 2015 में रिपीट हुआ 5 साल बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे PYQs रिपीट होती है, थीम से रिपीट होती है, देखोगे आप आगे। अब देखो, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पार्ट 4 यानी DPSP। अब देखो 2020 फिर से, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, स्टेटमेंट गलत, कहाँ से रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ ये थीम। ये देखो यहाँ पे 2017 में पूछा था कि लिमिटेशन है कि नहीं है, उसके बाद में एक यहाँ पूछा एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, सेम लाइन, इसमें खुद ने लिखा है कि नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट 2015 में, और 2020 में इन्होंने लिखा है कि एनफोर्सेबल ऑफ बाय कोर्ट्स। तो जिसने PYQ किए होंगे वो इसको इजीली रॉन्ग कर देगा कि भाई नहीं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट गलत है, हमारे पास सेकंड तो फिर सही होना ही है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये ठीक हो गया कि भाई उनको कोई भी कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है। द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। मैंने क्या बोला था कि इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, कोई भी इंसान किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है।
ठीक है, कोई सड़क पर चल रहा है, बहुत तेज बाइक चला रहा है, तो आप उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि नेक्स्ट टाइम मैं भी बहुत तेज चलाऊंगा। अरे बात समझ में। तो इन्फ्लुएंस बहुत छोटी सी चीज़ है कि भाई हाँ, डीपीएसपी में इतने सारे प्रिंसिपल्स है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, वर्कर्स के लिए ये करो, चिल्ड्रंस के लिए ये करो, एनवायरनमेंट के लिए ये करो, तो इनसे अगर कोई लॉ बना भी रहा है स्टेट, तो कहा जा सकता है ना कि डीपीएसपी से इन्फ्लुएंस हुआ है। अरे बात समझ में। तो बहुत वाइड है, तो ये इसको आप रॉन्ग नहीं कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये मेंशन्ड है डीपीएसपी में, आर्टिकल 50, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव सर्विसेज ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लेकर आई थी ना गवर्नमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उसको इसी के बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, एनजेसी, कि भाई सेपरेट करो जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो डीपीएसपी में है ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, डीपीएसपी में मेंशन है, याद रखना। ये फैक्चुअल है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, पता है आपको तो मतलब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज। ये फ्री लीगल सर्विसेज अभी मैंने आपको पढ़ाया था, 42nd अमेंडमेंट से डीपीएसपी में ऐड किया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। अभी हम ऊपर क्वेश्चन करके आए, फिर से आया ये क्वेश्चन। अब देखो, अब इसमें बताया है कि इनमें से कौन से सिटीजन्स को फ्री में सर्विस मिलेगी, इन चारों में से हमें बताना है, ठीक है। अब देखो, अगर इतना डीप में कोई नहीं पढ़ के जाता है, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा कि भाई इनकम के हिसाब से कि किसको देगा और किसको नहीं देगा। हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन्स, इतना तो हम सब लोग पढ़ लेते हैं, पर इतना डिटेलिंग में हम लोग नहीं करके जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे? सबसे पहला पॉइंट, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब ध्यान देना, ऑल सीनियर सिटीजन्स, पहले तो इसको एलिमिनेट करो। क्या अमिताभ बच्चन को ज़रूरत है फ्री लीगल एड की? नहीं है ना। फ्री लीगल सर्विसेज अमिताभ बच्चन को चाहिए? नहीं चाहिए, इसको हटाओ पहले। 4th हटाया, हमारे पास क्या आया? 2 ऑप्शन बचे, ठीक है, विच मीन्स सेकेंड तो बिल्कुल ठीक है हमारा। ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, 2 लाख से कम के जो ट्रांसजेंडर है उनको मिलना चाहिए, ठीक है, उनकी इनकम भी कम है और ट्रांसजेंडर है तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। ये तो हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, मेंबर ऑफ ओबीसी विद एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख रुपीज़, और एक पर्सन है जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। अब देखो, इनमें से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? वो जिसकी 1 लाख इनकम है या वो जिसके 3 लाख है? कौन अफोर्ड कर सकता है लीगल सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से? ओबीसी कर सकता है, पर ये बंदा तो नहीं कर सकता ना जिसकी 1 लाख इनकम है, यानी 3 लाख वाला ज़्यादा उसमें है कि भाई मैच्योर है, मतलब क्या इसके पास इतना पैसा है कि लीगल सर्विसेज ले सकता है, पर ये तो ज़्यादा वल्नरेबल है ना, तो ये वाला आंसर होगा। इसको ऐसे सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अरे बात समझ में, अगर नहीं भी आता हो तो उसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी ऊपर आपको कि अगर पार्लियामेंट लॉ ले आए कि अंबानी जी की वेल्थ को बांट दिया जाए, तो वो केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मतलब केस इन द सेंस भाई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो तो अलग बात है, बट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो डीपीएसपी में मेंशन है। तो वो अगर ऐसा चाहे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, सरकार चाहे तो उनका पैसा बांट सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा मेंशन है कि आर्टिकल 14 और 19 वॉयलेट नहीं होंगे अगर आर्टिकल 39A और 39B को फुलफिल करेंगे। मतलब कुछ भी 39AB में लिखा हो और उसको फुलफिल करने के लिए कोई लॉ लाया है तो वो आर्टिकल 14 और 19 को वॉयलेट नहीं करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहाँ मेंशन है? डीपीएसपी में। इतनी देर से हम लोग करके आए, अंबानी जी का एग्जाम्पल दिया था मैंने ऊपर आपको। अरे बात समझ में, तुम्हारा आंसर आ गया बी। अब देखो, डीपीएसपी खत्म हो गया, अब फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज? सबसे पहली बात तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 10 पहले से हैं और जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है वो बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, जो एजुकेशन वाली है ना, वो वाली लास्ट वाली जो है, ठीक है। तो एक ही बार अमेंड हुआ है 86th में, और एक अमेंडमेंट से तो ये आया ही था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। आ रही बात समझ में? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, ये बाद में यूएसएसआर से यानी रशिया से इंस्पायर होकर हम लोग ड्यूटीज़ लेकर आए हैं। आ रही बात समझ में? ये अमेंडमेंट से आया था। आप देखो, ध्यान देना इस चीज़ पे। मैंने क्या बताया अभी, 11th जो ड्यूटी है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट से आई है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। और जो पूरा ये जो है आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, ये कहाँ से लिए हमने? यूएसएसआर से
और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इससे हम लोग लेकर आए थे और एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है 86 से, ठीक है, मतलब 2 बार अमेंडमेंट्स हुआ, एक बार तो इसको लेकर आए थे, दूसरी बार इसमें एक ड्यूटी ऐड की थी हमने। अरे बात समझ में? तो बताना है कि इनमें से कौन सी ड्यूटी जो है वो नहीं है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो सबसे पहले टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, यही आंसर है। वोट देना, टैक्स भरना, फैमिली प्लानिंग, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में। एकदम मतलब जो यूजलेस बात है ना, यूजलेस तो नहीं कहूँगी खैर, पर मतलब जो एकदम नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, इंडियन वैल्यूज़ को और फ्रीडम फाइटर्स की वैल्यू को रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें जो मॉरल वैल्यूज़ है ना वो लिखी हुई है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल वो वैल्यूज़ है जैसे वोट देना, टैक्स भरना, ये नहीं मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी में, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस ये नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन, बाकी सब है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के और उसके आइडियल्स के साथ अबाइड रहो, तो ये सारी चीज़ें, सिर्फ वोट का नहीं मेंशन है और टैक्स का भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ठीक है। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अपना जो कल्चर है उसका रिच हेरिटेज उसको प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट का काम है कि अपना काम है? जो वीकर सेक्शन है उनको इनजस्टिस से बचाना अपना काम है, गवर्नमेंट का काम है। अगर आप ये करने भी जाओगे ना तो सामने वाला कहता है तेरे को क्या मतलब है, तो अपने काम से मतलब रख। अरे बात समझ में? तो ये काम गवर्नमेंट कर सकती है, उसके पास अथॉरिटी है, वी कांट डू दिस। मतलब ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे अपन कर सकते हैं कि भाई जहाँ इनजस्टिस हो रहा है हम जाके हेल्प कर रहे हैं या PIL फाइल कर रहे हैं, पर ऐसा इन जनरल बता रही हूँ, ये गवर्नमेंट का काम होता है, अपना काम नहीं है, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं है ये। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये देखो यहाँ देखना 2011 में पूछा ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, इसमें साइंटिफिक टेम्पर दिया गया है और सेम 2012 में ये पूछ लिया, कहाँ गया ये साइंटिफिक टेम्पर। तो यानी आप थर्ड को टिक करते तो इसको एलिमिनेट करते। अब हमारे पास क्या, सेकंड को अगर आपने रॉन्ग किया तो आंसर आया हमारे पास 1, 3 एंड 4। अरे बात समझ में? अब देखो फोर्थ और देख लेते हैं। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, कि हर स्फीयर में एक्सीलेंस से परफॉर्म करना। अरे बात समझ में? तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड वाला आप ऐसे रॉन्ग कर सकते हो कि अपना काम नहीं, गवर्नमेंट का काम है, तो हम आंसर सी पे आ गए। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखो 58, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन। फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, ड्यूटीज, एक सेकेंड, DPSP में भी नहीं है, ठीक है, कि इंडिया की इंटीग्रिटी, देखो DPSP में इंटरनेशनली लिखा हुआ है कि इंटरनेशनली जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना, इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पे, मतलब वो इंटरनेशनल से लिंक है, ठीक है। तो DPSP हटा दो, फंडामेंटल राइट्स हटा दो, उसमें नहीं है, तो या तो प्रियम्बल में होगा या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में होगा। पर ये जो प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो पूरी लाइन है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखी हुई है, ठीक है। और जो प्रियम्बल है उसमें ये पूरी लाइन नहीं है, पर हाँ इंटीग्रिटी और इसकी बात की गई है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अरे बात समझ में? पर ये पूरी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ये तो एक वो हो गया ना, एक डायरेक्शन हो गया कि भाई तुम अपहोल्ड करके रखो, प्रोटेक्ट करो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, किसकी? इंडिया की। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये काम करें। अरे बात समझ में? बाकी फैक्चुअल है, ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज, दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। ऐसा नहीं है, देखो लीगल ड्यूटीज यानी वोट देना, टैक्स भरना, ये लीगल ड्यूटीज है, पर ऐसी तो कोई ड्यूटी मेंशन नहीं है, तो ये को रिलेटिव कैसे हुई लीगल ड्यूटी से? नहीं, तो ये अलग है, तो सेकंड हटा दो पहले ही। उसके बाद में लेजिस्लेटिव प्रोसेस, अच्छा ऐसा कोई लॉ बना हुआ है जिससे आप फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स कर पा रहे हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स एक्ट 1920? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ कुछ है, जैसे फ्लैग वाला जो एक्ट है कि इसकी इंडियन नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो ऐसे करके, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है जिससे कुछ ड्यूटीज फुलफिल की जा सकती है, ठीक है, पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिससे सारी ड्यूटीज फुलफिल करने का कोई लॉ बनाया गया हो, विच मीन्स इसमें हमारा आंसर होगा नाइदर 1 एंड 2। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ध्यान देना इस चीज़ पे।
अब देखो इसमें क्या मेंशन है, अ बिल अमेंडिंग, बिल का जो अमेंडमेंट है उससे जो प्रोसेस है उससे क्वेश्चन पूछा है। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई बिल है उसका अमेंडिंग जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, उसको लाने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का, नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। ये देखो एकदम फैक्चुअल पॉलिटी है, एकदम आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कब अमेंडमेंट हो रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर है, किसके पास जाएगा, कौन सी मेजोरिटी से हो, ये आपको याद करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो पहले तो इसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता प्रेसिडेंट का। 1 को हटाओगे तो आंसर आ गया हमारा 2 और 3। फिर भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। अब इस क्वेश्चन को देख के अगर किसी ने बेसिक सा नहीं किया है तो उसको ऐसे लगेगा कि नहीं, ऑब्लिगेटरी तो नहीं हो सकता है प्रेसिडेंट पे, ये तो बहुत वाइड स्टेटमेंट हो गया कि भाई एसेंट देना कंपलसरी है प्रेसिडेंट के लिए। नहीं, ये पहले ऐसा नहीं था, पर ये इंदिरा गांधी जी के ने एक अमेंडमेंट किया जिससे ये ऑब्लिगेटरी हो गया प्रेसिडेंट पे कि उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में? एक सेकेंड, लेट मी चेक, एक सेकेंड। हाँ, तो हाँ इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था, पर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना उसके अंडर था ये। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी इसमें। तो जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर ये अमेंडमेंट ले आए थे इंदिरा गांधी जी कि अगर कोई अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है तो उसको एसेंट देना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है, कि उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, बाद में ऐसा आया कि चलो रिकंसिडर कर सकते हो कि एक बार कह दो कि अब दोबारा ध्यान दे लो, पर ऑब्लिगेटरी है, उसको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में? ये पहले प्रोविजन नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था, इंदिरा गांधी जी के 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये आया है। अरे बात समझ में? 1971 में। नेक्स्ट देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में और मनी बिल में, इन दोनों में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अरे बात समझ में? और ऑफकोर्स ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी ना, बिना स्पेशल मेजोरिटी के तुम कैसे अमेंड कर दोगे? अरे बात समझ में? तो ये सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट देखो, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। रिपीट, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और ये आया 2013 में, रिपीट हुई थीम। अब देखो कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसका जो इंट्रोडक्शन है उस बिल का कि भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, और उसका जो बिल का इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ लोकसभा में होगा। अरे मनी बिल थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। जो मनी बिल होता है ना उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में होता है। अरे बात समझ में? सिर्फ मनी बिल का जो है वो लोकसभा में होगा इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। अरे बात समझ में? जब दोनों की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो राज्यसभा को क्यों कम आंकना? अरे बात समझ में? तो ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India। इसमें ये ऐसा कह रहा है कि अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट है जिससे फेडरल कैरेक्टर चेंज हो रहा है, फेडरल कैरेक्टर यानी जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है, तो उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना उनके लोग भी आते हैं वोट डालने। अरे बात समझ में? यानी स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके लोग भी आते हैं वोट डालने। तो जिसमें स्टेट्स का रोल है, जैसे 7 शेड्यूल है, स्टेट लिस्ट है, तो उसमें हमें कोई चेंजेस करना हो, फेडरल कैरेक्टर यानी जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का काम हो रहा हो और उसमें हमें कोई चेंज करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हाफ ऑफ द स्टेट्स है उनका रेटिफिकेशन चाहिए होता है। मतलब आधे स्टेट्स मान जाए ना, जैसे 28 स्टेट्स है और उनमें से 14 स्टेट्स बोल दें या 14 स्टेट्स बोल दें कि भाई हाँ तुम ये अमेंडमेंट ले आओ, हम लोग खुश है, ठीक है, विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर यार हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ले आएंगे। पर सिर्फ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए, यानी सिर्फ 14 स्टेट्स मायने रखते हैं। अगर हमें 28 स्टेट्स होता, आप ही सोचो, अगर आपको एग्जाम में अगर आप ये नहीं भी पढ़ के गए हो फिर भी आप ये सोचो कि अगर सारे स्टेट्स का होता कि सारे के सारे 28 स्टेट्स जो हैं, ऑल स्टेट्स, वो अपनी परमिशन देंगे तभी हम लोग अमेंड कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब फेडरल कैरेक्टर के कोई भी पार्ट को, तो ये कभी पॉसिबल हो पाता? क्योंकि आप खुद देखो कि सारे स्टेट्स में अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो सब लोग एक बिल पे राजी हो ऐसा नहीं हो सकता है। अरे बात समझ में? क्या पढ़ रहे थे? एक सेकेंड, कॉल आ गया था, सॉरी, तो थोड़ा फ्लो बंद हो गया, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। हाँ, तो मतलब सारे स्टेट्स का होगा तो कभी पास ऑन हो ही नहीं पाएगा बिल,
ठीक है। अगर 28 स्टेट्स है सब पास करने लगे तो कोई भी बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टीज में आपस में आपको पता ही चलता रहता है कि भाई ये वाली बीजेपी जैसे किसी और को सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस किसी और को सपोर्ट करेगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ना उन्होंने ये चीज़ सोच ली होगी कि सारे स्टेट्स में अगर अलग अलग पार्टी है तो ऐसे तो फिर कोई भी बिल पास हो ही नहीं पाएगा अगर सारे स्टेट्स का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है, तो दोनों गलत है, यानी नाइदर 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये कह रहा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जिससे जो प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू चले गए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है कि प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, क्योंकि उनके इलेक्शंस पे ऐसे उंगली उठाई जा रही थी कि इनका इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है या उसमें इश्यूज चल रहा है, तो उन्होंने ये प्रोविजन लाए थे। तो 44 तो उनकी पार्टी के अंडर में आया ही नहीं था, तो इसको ऐसे टिक कर रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है ना कि कौन सा आर्टिकल, तो इसको आप ऐसे रॉन्ग कर सकते हो कि 44th इंदिरा गांधी के अंडर में नहीं था, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी उसके अंडर था ये। ठीक है, और ऐसा प्रोविजन आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो इसको तो ऐसा सीधा रॉन्ग करो। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अरे बात समझ में। तो उसमें ये था, सेकंड देखो, मतलब फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया हमारा, सेकंड देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये मैंने आपको बताया था, ये उस टाइम न्यूज़ में था और ये क्वेश्चन आ गया, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जो उस टाइम करंट पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, और अभी भी अगर आपको याद है तो एनजीसी को मैंने ऊपर बताया था आपको कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको ऐसे याद करना कि जैसे स्नेक और लैडर्स गेम होता है, तो 99 पे वो बड़े वाला सांप होता है जो काट देता है और अपन एकदम से नीचे आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 99 पे वो सांप बन के जुडिशरी को काटने की कोशिश की, पर जुडिशरी ने एनजीएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। अरे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ठीक है, कि किसी भी हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बता दे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। अरे बात समझ में। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हाई कोर्ट के पास है पावर, ठीक है, कि वो सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्यों नहीं किया जा सकता? गलत है ये। ठीक है, वो कल को कुछ भी अमेंडमेंट कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे एनजेसी का किया था फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्यों नहीं किया जा सकता? ऑफकोर्स किया जा सकता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा आंसर आ गया नाइदर 1 and 2। अरे बात समझ में। ये 2019 का ये क्वेश्चन है और 2019 का ये क्वेश्चन है। अगर आपने ये वाला स्टेटमेंट साथ में पढ़ा होता, एक सेकेंड, अगर आपने ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट साथ में पढ़ा होता तो इसमें क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया 99th अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें कह रहा है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर ये सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कैसे कर रही है अगर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा तो? अरे बात समझ में। तो थोड़ा सा ऐसे लिंक करके याद करो, इन दोनों का आंसर था नाइदर 1 and 2। यानी इसका आंसर तो 2 था ना, सेकेंड तो स्टेटमेंट ठीक ही है। नेक्स्ट देखो, अब इमरजेंसी प्रोविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर रहे हैं तो उसमें से इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हो। अरे बात समझ में। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे बात समझ में कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका डिसोल्यूशन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसको सस्पेंड किया जाता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, सस्पेंड कर देंगे कि थोड़े टाइम के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं करेगी, पर उसको डिसॉल्व नहीं करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हटाई दी जाए, ये नेसेसरी नहीं है हटाना। ठीक है, सिर्फ सस्पेंशन होता है, और वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि प्रेसिडेंट रूल ऐसे अपनी मर्जी से लगाया गया है तो ये सस्पेंशन भी रोक देता है, या जो डिसोल्यूशन है उसको वापस लाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये नेसेसरी नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली हटाई दो, तो ये हमारा ये हटाओ पहले। नेक्स्ट देखो, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ये नेसेसरी है। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको तो रिमूव ही कर देंगे,
ये नेसेसरी है बहुत कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही है ना यार जो लॉ वगैरह बना रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेन बॉडी है, तो इसको तो रिमूव किया जाएगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। पर जो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ज़रूरी नहीं है, उसको सस्पेंड किया जाता है, डिसोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी। अरे बात समझ में? तो सेकंड अगर कह दिया कि नेसेसरी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना नेसेसरी है, तो विच मीन्स सेकंड तो हटा ही दो, फर्स्ट एंड 3 हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड देखो, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज। अरे यार जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ही नहीं हटा रहे तो लोकल बॉडीज को क्यों हटाएंगे? लोकल यानी पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? प्रेसिडेंट मिलिट्री रूल थोड़ी लगाया है यार, प्रेसिडेंट रूल लगाया है, इतना लोकल लेवल पे नहीं इफेक्ट करता एरिया को। अरे बात समझ में, लोकल बॉडीज, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज ऐसे ही चलेगा, उनको नहीं हटाएंगे, ठीक है? तो ये नेसेसरी नहीं है, यानी इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे हम लोग। तो सेकंड नेसेसरी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना ज़रूरी है, पर लेजिस्लेटिव असेंबली को और लोकल बॉडीज़ को हटाना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 1 और 3। नेक्स्ट देखो, अब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, यानी प्रेसिडेंट्स रूल। ये पूछा था 2017 में, ये पूछा है 2018 में। ये आपने एक पैटर्न देखा होगा, 2011 के कुछ थीम्स है जो 12 में रिपीट हो रहे हैं, 2017 के कुछ थीम्स है जो 18 में रिपीट हो रहे हैं, 15 के कुछ थीम्स है जो 20 में रिपीट हो रहे हैं, यानी ऐसे चल रहा है ये कि ऑड वालों का इवन में रिपीट कर रहे हैं, कुछ ऐसा, मतलब लिंक कर सकते हो आप। खैर छोड़ो, हम ये करते हैं। आर्टिकल 356 मेंशन कर दिया इसमें, यानी प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात किया, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पावर उसको दी जाती है, ठीक है? द असेंबली ऑफ अ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, ऊपर बताया था सस्पेंड होती है, डिसॉल्व नहीं की जाएगी। और ऑटोमेटिकली, अच्छा अपने आप प्रेसिडेंट रूल लगाते ही प्रेसिडेंट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक, भाई हम जा रहे हैं आप आ जाओ, नहीं ऑटोमेटिक नहीं होता, ये हटा दो पहले ही। दूसरा, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये ठीक है? प्रेसिडेंट रूल लगाया है तभी ना, उसकी जो जितना भी लेजिस्लेशन है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर देंगे तो कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। इसकी जगह प्रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओ, दिमाग नहीं चला, आपको याद नहीं है, तो आप सोचोगे भाई प्रेसिडेंट होगा तो आप इसको भी गलत कर दोगे, पर इसको गलत करने से पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ लेना। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, नहीं, प्रेसिडेंट रूल में फंडामेंटल राइट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो नेशनल इमरजेंसी पे पड़ता है, ठीक है? जब नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं ना तब फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट रूल में फंडामेंटल राइट्स को कोई इंपैक्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस स्पेसिफाई नहीं हो, पर फंडामेंटल राइट्स को कोई इंपैक्ट नहीं होगा प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है? पर नेशनल इमरजेंसी में होगा, तो इसको हटाओ। नेक्स्ट देखो, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, कि प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकता है रिलेटिंग टू दैट स्टेट। अब एक बात बताओ आप मुझे, क्या लॉ बनाना प्रेसिडेंट का काम है? ये पेपर में आप नहीं सोचोगे, आप ऐसे सोचोगे कि आर्टिकल 356 है, यानी प्रेसिडेंट रूल है तो प्रेसिडेंट रूल करेगा, प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, प्रेसिडेंट का काम नहीं है। तो ये हटाओ, ये इनको एलिमिनेट करना बहुत आसान है, पर एग्जाम में ये दिमाग काम नहीं करता है, आप इतना सोच भी नहीं पाओगे जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसी वजह से। तो पावर्स जो है वो लेजिस्लेचर की कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट, तो यही आंसर हमारा ठीक है। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखो इसमें ये भी नहीं लिखा है कि सिर्फ पार्लियामेंट करेगा, इसमें लिखा है बाय या कोई अथॉरिटी पार्लियामेंट की, जैसे प्रेसिडेंट अथॉरिटी है तो उस हिसाब से या तो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के अंडर कोई अथॉरिटी होगी तो वो, तो ये बहुत ही वाइड स्टेटमेंट है, तो ठीक होना चाहिए। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, द ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ द फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, ठीक है? कि जो ऑथराइजेशन है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालो, वो कहाँ से आएगा? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट करेगा। प्रेसिडेंट के अकेले के पास इतनी पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं, इसके प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी अकेला नहीं कर सकता। पार्लियामेंट एज अ होल कंप्लीट साथ में काम करता है और फिर ऑथराइजेशन मिलता है कि भाई हाँ तुम पैसा निकाल लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है? अकेले इंसान, आप खुद सोचो यार, पैसे की पावर अकेले एक इंसान के हाथ में नहीं देंगे, कंप्लीट पार्लियामेंट एज अ होल देंगे। कहीं भी देख लेना, कोई भी पीवाईक्यू होगा ना, उसमें कहीं मनी से रिलेटेड कोई बात होगी ना तो वो बहुत सिक्योरली मैनेज्ड होगा, ठीक है? जैसे पार्लियामेंट एज अ होल फाइनेंस मिनिस्टर या किसी एक मिनिस्टर को पावर दे देंगे ना तो फिर क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा पॉलिटिक्स का। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, हाँ कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, जैसे इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, तो सर्टेन कंडीशन में प्रेसिडेंट कुछ एफर्ट्स ले सकता है, पर वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है? तो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। यहाँ रेगुलर पूछा है कि जनरली कौन करता है, तो जनरली पार्लियामेंट करता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस आर क्रेडिटेड टू,
ठीक है, ये कह रहा है कि जितना भी रेवेन्यू है जो यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है बाय वे ऑफ टैक्सेस या रिसिप्ट्स जो उसको मिलता है गवर्नमेंट के बिजनेसेस से, तो वो किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अरे बात समझ में, ये बेसिक्स है। देखो कंटीजेंसी फंड वो होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं कि कल को हमारे देश में कोई आपदा आ गई तो हम उसको काम में ले सकें, ठीक है। पब्लिक अकाउंट वो होता है जैसे सेविंग, रेमिटांसेस और वो जो सारी चीज़ें होती है ना जो पब्लिक हम जो करते हैं, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है, उसमें लेजिस्लेचर का रोल ऐसा नहीं होता है। वो होता है पब्लिक अकाउंट, यानी अपना अकाउंट, जो इसमें हमने सेविंग्स अकाउंट या जो भी हमने रेमिटांस लिया है वो सारा इसमें आएगा पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। और डिपॉजिट और एडवांसेस फंड ये तो अलग ही चीज़ होगी। तो किस में आएगा? गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और उसमें भी क्या पूछा है स्पेसिफिक, टैक्सेस कहाँ जा रहा है, रिसिप्ट्स कहाँ जा रही है, इसी में जाएगी ना। पब्लिक अकाउंट में तो सेविंग्स और रेमिटेंसेस उसकी बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इतना ही करते हैं आज। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा क्वेश्चंस है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।